हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 जुलाई 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो कि पीआईबी में कवर किए गए हैं, उनको हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। पल्सेस का प्रोडक्शन बूस्ट करने से रिलेटेड है। क्या इनिशिएटिव है? देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके तहत जितने भी मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स हैं उन्होंने अपने फार्मर्स को सीड मिनी किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पल्सेस की। सीड मिनी किट्स मतलब देखिए, अपकमिंग पल्स प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जा सकें, इसीलिए जो मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो अपने फार्मर्स को सीड मिनी किट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सीड मिनी किट्स प्रोवाइड करने का काम पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि किसी सेंट्रल एजेंसी पे। देखिए, चाहे सीड मिनी किट्स का एलोकेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आपको जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है इसके तहत डीबीटी का यूज किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आधार इनेबल्ड सिस्टम का यूज किया जाता है, आपको पता ही होगा। वैसे ही सीड मिनी किट्स प्रोवाइड करने के लिए कई बार आधार इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज किया जाता है कई स्टेट्स द्वारा, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इनके द्वारा भी आधार इनेबल्ड सिस्टम का यूज किया जाता है सीड मिनी किट्स प्रोवाइड करने के लिए। पल्सेस का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया में। कुछ समय पहले तक हम लोग पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट थे पल्सेस में, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं हम लोग। कुछ दिन में अपना सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। देखिए, पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत, जिसके तहत पल्सेस का प्रोडक्शन 2015-16 में जो था आपका 16.32 मिलियन टन था, वो 2020-21 में थर्ड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से 25.56 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। कितना? 25.56 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा 2020-21 में पल्सेस का प्रोडक्शन एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट। इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ जो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर, वो भी इंक्रीज हो गई है पिछले 5 वर्षों में। 5 वर्षों में ही बात करें 2015-16 से लेकर 2020-21 में। देखिए, 2015-16 में पल्सेस का प्रोडक्शन क्या था? 655 केजी पर हेक्टेयर। कितना था? 655 केजी पर हेक्टेयर, जो कि 2020-21 में बढ़कर 878 केजी पर हेक्टेयर हो गया है। तो पल्सेस का ऑल ओवर प्रोडक्शन बढ़ा है, साथ ही साथ पल्सेस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, ये याद रखिएगा। इंडिया में पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। टोटल इंडियन जो पल्सेस का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसका 32.14% एमपी में ही होता है। सेकंड नंबर पे राजस्थान है। अच्छा, इंडिया में जितने भी पल्सेस की वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? ग्राम का होता है, चने का होता है, याद रखिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको पता ही है, 2013 में पास किया गया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा बहुत कम मार्जिनल रेट पे लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं। 5 केजी पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से सीरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें राइस जो है 3 रुपए पर केजी के हिसाब से, वीट 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, और कोर्स ग्रेन 1 रुपए पर केजी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। तो पल्सेस के लिए आप देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। पल्सेस का प्रोडक्शन 2020-21 में 25.56 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, और इसकी प्रोडक्टिविटी 878 केजी पर हेक्टेयर हो गई है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए जो प्रोग्रेस हो रही है इंडिया में, कहाँ तक पहुंची है देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको पता ही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फूड ग्रेन का, ऑयल सीड का, हॉर्टिकल्चर का, मिल्क का। तो इसकी वजह से जो फार्म प्राइसेस हैं, यानी प्रोडक्शन के प्राइसेस हैं, वो ड्रॉप हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कई सारे इंटरवेंशन कर रही है ताकि फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन का जो रेट है वो ड्रॉप ना होने पाए। अभी आप देख लीजिए, फूड ग्रेन का आउटपुट 2020-21 के दौरान कितना रहा है? 303.34 मिलियन टन रहा है। 303.34 मिलियन टन ये फूड ग्रेन का प्रोडक्शन रहा है 2020-21 के दौरान। वहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का 326.56 मिलियन टन रहा है। अगर दूध की बात करें यानी मिल्क की, तो 2020-21 के दौरान 208 मिलियन टन जो है मिल्क प्रोडक्शन हुआ है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है आपके फार्म वेराइटीज का, तो इनका प्राइस ड्रॉप हो सकता है। तो प्राइस ड्रॉप को रोकने के लिए और फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए इंडिया में कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे FCI मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनका सबका प्रोक्योरमेंट करता ही है। लेकिन 2014-15 से पहले क्या होता था, बहुत स्लो स्पीड थी FCI के प्रोक्योरमेंट की। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद फार्मर्स की इनकम को डबल करना है बहुत तेजी से, इसलिए FCI भी जो है अब मेढक की चाल से नहीं चल रहा है, ऐसा कहना है आपके PIB का। उसके अलावा एक PM आशा स्कीम भी लॉन्च की गई है। इसमें नाफेड भी प्रोक्योरिंग एजेंसी हो गई है, तो नाफेड भी बेहतरीन तरीके से प्रोक्योरमेंट कर रही है PM आशा के तहत। PM आशा क्या है? देखिए, एक नई अम्ब्रेला स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 2018 के बजट में अनाउंस की गई थी PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान।
अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका मतलब ये है कि कभी अगर फार्म प्रोडक्ट में सडन डिक्रीज आ जाता है प्राइस में, तो उसको संभालने के लिए पीएम आशा के तहत इनिशिएटिव लिए जाएंगे। इसमें क्या होगा, अगर सडनली प्राइस डिक्रीज हो गया किसी कमोडिटी का और वो एमएसपी में आती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि फार्मर्स को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके उस फार्म कमोडिटी का। ये देख लीजिए पीएम आशा स्कीम, इसके प्राइस सपोर्ट कंपोनेंट के तहत जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर मार्केट सरप्लस का 25% प्रोक्योरमेंट कर लेती हैं। 25% प्रोक्योरमेंट कर तो लेती हैं, लेकिन अगर नहीं बेच पाई तो उनको लॉस होगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ का बैंक गारंटी प्रोवाइड किया है इन एजेंसीज को कि अगर आपको लॉस होता है तो आपको इसमें से पैसा दे दिया जाएगा। पीएम आशा स्कीम एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है जो कि सडन प्राइस फॉल को रोकने के लिए या फिर उस दौरान सपोर्ट देने के लिए लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर नेशनल प्रोजेक्ट, देख लेते हैं क्या है। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके तहत कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को 100% असिस्टेंट दिया जाता है ताकि वो एग्रो वेस्ट कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर सकें। इसके लिए उनको 190 लाख पर यूनिट दिया जाता है। ये एग्रो वेस्ट कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट क्या है, सपोज करिए वेजिटेबल्स और आपकी फ्रूट मार्केट है तो उसके बाहर आपने देखा होगा कितना सारा वेस्ट पड़ा रहता है, तो उससे कंपोस्ट बन सके इसके लिए एग्रो वेस्ट कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किया जाता है, जिसके लिए नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत केंद्र सरकार 100% असिस्टेंट देती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज को। लेकिन अगर यही कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट कोई प्राइवेट बंदा या फिर इंडिविजुअल स्थापित करता है तो उसको अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 33% या फिर 63 लाख रुपीस पर यूनिट के हिसाब से दे दिया जाता है। अभी तक इंडिया में CISS कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत 12 फ्रूट वेजिटेबल्स कंपोस्ट यूनिट स्थापित किया गए हैं। सबसे ज़्यादा 4 स्थापित किए गए हैं तमिलनाडु में। इसके लिए नाबार्ड ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को 148.33 लाख रुपीस दिए हैं। तो वेजिटेबल कंपोस्ट यूनिट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं, याद रखिएगा। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 10th 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुई थी 1 अक्टूबर 2004 को। कब? 1 अक्टूबर 2004 को नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था, जो कंपोस्ट क्रिएशन है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर जो एग्रो वेस्ट है उसके द्वारा जनरेट किया सके। पहले कुछ समय के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन जब ये कंटिन्यू हो गई तो अब इसको कंटिन्यू कर दिया गया है। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग 2004 से चल रही है। इसमें एग्रो वेस्ट कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किए जाते हैं। ये देख लीजिए, नाबार्ड ने कहा है कि अब तक 12 एग्रो वेस्ट कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके तहत इतना फंड नाबार्ड की तरफ से दिया जा चुका है। मैक्सिमम एग्रो वेस्ट कंपोस्ट यूनिट कहाँ स्थापित किए गए हैं? तमिलनाडु में 148 लाख के आसपास। कितना रुपीज इन लाख? 148 यानी 1.48 करोड़ दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का अपग्रेडेशन। इसके लिए कौन सी संस्था रिस्पॉन्सिबल है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये कंटिन्यू काम कर रही है कि फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर सकें और जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास उनको अपग्रेड कर सकें। 2014 से लेकर 2021 तक अब तक 70 फील्ड क्रॉप की 1575 वेराइटीज, कितनी? 1575 वेराइटीज डेवलप की गई हैं ICAR के द्वारा। इन 1575 वेराइटीज में से 770 सीरियल्स की हैं, 235 ऑयल सीड्स की हैं, 236 पल्सेस की हैं। तो 1575 फील्ड क्रॉप की वैरायटी डेवलप की है ICAR ने, मतलब वो सो नहीं रहा है, काम कर रहा है। उसके अलावा ICAR ने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की 288 वैरायटीज डेवलप की हैं, याद रखिएगा। 288 वैरायटीज हॉर्टिकल्चर क्रॉप की डेवलप की हैं। और उसके अलावा ICAR ने पल्सेस और ऑयल सीड्स के क्वालिटी सीड प्रोवाइड करने के लिए 150 सीड हब्स भी स्थापित किए हैं। तो ICAR बहुत सारे काम कर रहा है ताकि फार्मर्स को क्वालिटी सीड प्रोवाइड कर सकें और फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया सके इंडिया में। ICAR ने देखो 60 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम स्थापित किए हैं। उसके अलावा 39 क्रॉप बेस्ड 51 क्रॉपिंग सिस्टम स्थापित किए जो कि 12 स्टेट्स के लिए बेहतर हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपको बताइए एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करता है। मोस्टली जितनी भी टेक्नोलॉजीज इसने डेवलप की है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हैं। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है? स्मॉल फार्मर्स। इसीलिए इन टेक्नोलॉजीज का सबसे ज़्यादा यूज़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की थी। इसके तहत अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं तो आपको अगले 3 वर्ष तक, यानी जब से आपने शुरू किया है, आप अगले 3 वर्ष तक पर ईयर 50,000 पर हेक्टेयर दिया जाता है।
अगले 3 वर्ष तक, पर ईयर नहीं, 3 वर्ष में पर हेक्टेयर 50,000 रुपीज़ दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। किसके तहत? परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। तो परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में लॉन्च की थी इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि इंडिया में जो सॉइल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया सके। उसी के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो 3 वर्ष में पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको 50,000 दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, कृषि सिंचाई नहीं। उसके अलावा एक और मिशन लॉन्च किया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए था। इसमें क्या होता है, अगर 3 वर्ष मतलब कोई फार्मर ऑर्गेनिक इनपुट क्रिएट करता है उसको 3 वर्ष में पर हेक्टेयर के हिसाब से 25,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो स्कीम थी उसमें 3 वर्ष में 25,000 दिए जा रहे थे, और जो परंपरागत कृषि विकास योजना थी उसमें 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर हेक्टेयर दिए जा रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो कई सारे इनिशिएटिव ICAR ने लिए हैं, आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये स्कीम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इसके तहत आपको 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन भी है। अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये अलग से है 2 करोड़ का प्रोविजन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, ऐसा कहना है श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। देख लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन एग्रीकल्चर, इनको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कटाई के बाद जो लॉसेस हो जाते हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का। 2015 में ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं 92,651 करोड़। कितने? 92,651 करोड़ के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते 2015 में। हालांकि अब कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इस 92,651 करोड़ में से 16,500 करोड़ लगभग फ्रूट्स के और 15,000 करोड़ के आसपास वेजिटेबल्स के लॉसेस होते थे। इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में ही इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए थे। 2008 में स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च की थी। ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम 2008 से लॉन्च की जा रही है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए। हमें याद ये रखना है कि 2021-22 के दौरान पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है बजट में, तो 227.60 करोड़। कितना? 227.60 करोड़ बजटरी एलोकेशन किया गया है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए, और अभी तक यानी जून तक 56 करोड़ उसमें से खर्च हो चुके हैं। ये तो हो गया आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। उसके अलावा जो माई गो प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है जो यंग इंडियन राइटर्स और ऑथर्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, नर्चर करने के लिए। कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा माई गो प्लेटफॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर ऑनलाइन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है PM मेंटोरशिप स्कीम के तहत, ताकि यंग राइटर्स को प्रमोट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया सके। देखिए 75 ऑथर्स के तहत सिलेक्ट किए जाएंगे। PM मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बाकी ये फैक्ट है, बहुत बेकार है, इसमें कुछ रखने वाला नहीं है, बस इतना रखिएगा। ये PM मेंटोरशिप स्कीम कब लॉन्च की थी? देखिए PM मेंटोरशिप स्कीम इसको लॉन्च किया गया था 29 मई 2021 को। कब? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा PM मेंटोरशिप स्कीम यानी युवा स्कीम ये 29 मई 2021 को लॉन्च की थी, ताकि यंग और बडिंग ऑथर्स को जो कि डेडिकेटेड हैं उनको ट्रेन किया सके। इसी PM मेंटोरशिप स्कीम के तहत ये आपका ऑनलाइन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया रहा है, जिसमें 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। हाँ, जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी उस बुक को नेशनल युवा डे जब आपका होता है, यानी 12 जनवरी को नेशनल युवा डे 12 जनवरी को होता है, उस दिन उस बुक को पब्लिश किया जाएगा। और उसके अलावा जो भी सिलेक्ट होगा उसको 50,000 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप 6 महीने तक के लिए दी जाएगी। तो ये आपका ऑनलाइन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, इसके तहत फिनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2021 तक पूरे देश में 6.41 लाख करोड़ डिस्पर्स किए जा चुके हैं। ये देख लेते हैं। मेरे ख्याल से या तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये देखिए यहाँ पर डिस्पर्स अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग फिनेंशियल ईयर 2019-20 से फिनेंशियल 2020-21, इस दौरान यानी 2 सालों के दौरान। ये देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन्होंने 2 वर्षों में यानी फिनेंशियल ईयर 2021 की बात करें,
इस दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 11.29 करोड़ लोन एप्लीकेशंस के लिए 6.41 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। तो 2 वर्षों में 6.41 लाख करोड़ दिए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। ऐसा कहना है कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है अप्रैल 2015 से, तब से अब तक 30 करोड़ बैंक अकाउंट्स में लोन दिया जा चुका है और 15.97 लाख करोड़ लोन डिस्पर्स किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत इंस्टीट्यूशनल लोन दिया जाता है मैक्सिमम 10 लाख तक का। हालांकि आप जाएंगे तो शायद आपको ना मिले, बैंक वाले आपको टाल देते हैं हमेशा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका कहना है कि 3 वर्षों में यानी 2015 से 2018 तक इसकी वजह से लगभग 1.12 करोड़ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं। 1.12 करोड़ जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, उसमें से शिशु कैटेगरी जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की एक कैटेगरी है, उसके 66% एम्प्लॉयमेंट है। तो आप सभी को पता ही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु, किशोर, तरुण 3 कैटेगरीज में आपको लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। 2015 से अब तक 15.97 लाख करोड़ डिसबर्स किया चुके हैं 30 करोड़ लोगों को, या फिर 30 करोड़ लोन्स अकाउंट में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान लोन दिया गया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिया गया है? कर्नाटक में। डिसबर्स अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोन दिया गया है 2020-21 के दौरान। हालांकि सबसे ज़्यादा लोन अकाउंट कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 के दौरान सबसे ज़्यादा लोन कर्नाटक को दिया गया है वैल्यू वाइज। हालांकि सबसे ज़्यादा लोन अकाउंट कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के, याद रखिएगा बस। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आज का। महाराष्ट्र में एग्रो प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में क्या एग्रो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री, इन्होंने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च की थी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए तहत आपको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है अगर आप फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करते हैं। महाराष्ट्र में अब तक 3 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा चुके हैं ताकि रूरल एरियाज में एग्रो फूड प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो सके। महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पर फोकस किया है इसके तहत, यानी 5 वर्षों में 2020-21 से 2024-25 तक 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए क्रेडिट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। तो PMFME स्कीम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पर फोकस करती है, 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है 5 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें तो 2016 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के लिए। तब इसका फुल फॉर्म क्या था? एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर क्लस्टर ऑफ संपदा। इसका अजीब सा नाम था, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम 2017 में संपदा से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया। देखिए, जो संपदा स्कीम या फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम है 2016 से 2020 के लिए स्टार्ट की गई थी, 6,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था। हालांकि इसके 7 कंपोनेंट्स हैं, उनका नाम याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ ले जो मेगा फूड पार्क हैं वो कौन सी स्कीम के तहत स्थापित किया गया है, तो मेगा फूड पार्क प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही मेगा फूड पार्क से रिलेटेड आर्टिकल है, इसीलिए मैं उसमें फिगर नहीं लगाया। हालांकि फिगर में आज 2 में भूल गया हूँ। इंडिया में 22 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क हैं, जिसमें 6 लाख डायरेक्ट और या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुके हैं। देख लीजिए मेगा फूड पार्क स्कीम। ऐसा कहना कि मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत अगर एक मेगा फूड पार्क बन जाता है तो वो फुली ऑपरेशनल होने के बाद 5,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 38 मेगा फूड पार्क को अप्रूवल दिया। उसके अलावा 3 मेगा फूड पार्क को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत, जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का पार्ट है। इंडिया में भी 22 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क हैं, जिसके द्वारा 6,66,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। टोटल सैंक्शन कितने हैं? 42, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये मेगा फूड पार्क स्कीम को रन करती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर मेगा फूड पार्क स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट की जाएगी तो सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। कोल्ड जो आपकी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है साथ ही साथ जो आपकी पेरिसेबल कमोडिटीज का लॉस हो जाता है, ट्रेन्स रन की जा रही हैं, फ्रिज, तो ये सब आपकी मेगा फूड पार्क स्कीम के पार्ट के तौर पर यूज़ की जा रही हैं। मिनिस्ट्री का टारगेट है कि जो आपका लॉस हो जाता है पेरिसेबल कमोडिटीज का, और फार्मर्स किसानों से कंज्यूमर तक पहुँचते पहली बात तो
ये प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और किसानों को उतनी आय नहीं मिल पाती जितनी चाहिए। तो इन सबका ध्यान दिया रहा है मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत। 7 कंपोनेंट पिछली वाले में पढ़ा दिया, आप देख लीजिएगा उनको, क्योंकि उनको सबको कवर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इंडिया में फर्स्ट मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था चित्तौड़ में 2015 के आसपास। बाद में 38 के लिए अप्रूवल मिल चुका है आपको पता ही है, और 3 के लिए इन प्रिंसिपल, यानी 42 मेगा फूड पार्क हो गए। अभी 22 ही ऑपरेशनल है, याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश में। मेगा फूड पार्क स्कीम 2008-9 में लॉन्च की थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का पार्ट बना दिया गया है। और मैंने अभी आपको बताया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मेगा फूड पार्क स्कीम लॉन्च की थी। डेट याद रखिएगा, डेट नहीं ईयर, 2008-9। तो ये आर्टिकल थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।